आज हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना कौशल क्या है, प्रस्तावना कौशल के घटक क्या हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ डन, अर्थात प्रारंभ अच्छा हो तो आधा काम हुआ समझो। कैसे? जैसे कोई अध्यापक नया पाठ या इकाई प्रारंभ करता है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो पहले उस पाठ का संक्षिप्त परिचय देगा ताकि बच्चों का ध्यान पाठ की तरफ केंद्रित हो जाए। छात्रों का ध्यान पाठ की तरफ केंद्रित करने के लिए अध्यापक कई प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे वो प्रश्न पूछता है, कहानी या कविता सुनाता है, उदाहरण देता है, चित्र या मॉडल दिखाता है या अन्य प्रकार की वो क्रियाएं करता है। शिक्षक पाठ पढ़ाने से पूर्व छात्रों का ध्यान पाठ की ओर ले जाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करता है उसे प्रस्तावना कहते हैं। अब आपको प्रस्तावना का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम प्रस्तावना कौशल के घटक पढ़ेंगे। पहला है छात्रों का पूर्व ज्ञान। अध्यापक को नया पाठ प्रारंभ करते समय उससे संबंधित छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग जरूर करना चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने से छात्रों में नए पाठ के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। पॉइंट है उपयुक्त विधा का उपयोग। यह विधा से तात्पर्य है टेक्निक से, कि अध्यापक कक्षा में जब प्रस्तावना करता है तो प्रस्तावना करने में कौन सी टेक्निक का प्रयोग करता है, कौन सी विधा का प्रयोग करता है। बहुत सारी टेक्निक है, जैसे प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, कहानी सुनाना, चुटकुले कहना, नाटक करना, अभिनय करना, दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग करना, प्रदर्शन करना, उदाहरण देना। ये सभी विधाएं हैं जिनका उपयोग अध्यापक अपनी योग्यता के अनुसार करता है। साथ ही अध्यापक छात्रों के मानसिक स्तर का, उनकी आयु का, रुचि का, अनुभव का, विषय वस्तु की प्रकृति का, सबको ध्यान में रखकर विधा का चुनाव करता है। तीसरा पॉइंट है कि पाठ का प्रारंभ ऐसी घटना या तथ्य से करें जिससे विद्यार्थी परिचित होंगे तो विद्यार्थी नए ज्ञान को आसानी से, सहजता से स्वीकार कर लेंगे। चौथा पॉइंट है मूल पाठ एवं उद्देश्यों से संबंधित। पाठ की प्रस्तावना इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो मूल पाठ और जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसकी ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पाठ कुछ और है, उद्देश्य कुछ और है, प्रस्तावना हम कुछ और ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं, प्रस्तावना इस प्रकार की हो जो हमें मूल पाठ और जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसकी तरफ ले जाने वाली होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है प्रस्तावना के सभी प्रश्न श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। प्रश्नों और उत्तरों में तारतम्यता होनी चाहिए। छठा पॉइंट है प्रस्तावना न बड़ी होनी चाहिए न छोटी होनी चाहिए, सिर्फ 3 मिनट की होनी चाहिए, काफी है। और प्रश्नों की संख्या 4 या 5 होनी चाहिए। प्रस्तावना में ज्यादा समय हम खर्च नहीं कर सकते। फिर है 7वां पॉइंट, छात्रों का अभिप्रेरित करने वाली प्रस्तावना होनी चाहिए। अध्यापक के अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह छात्रों में अभिप्रेरणा उत्पन्न कर सके ताकि विद्यार्थी पाठ को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। फिर 8वां पॉइंट है अध्यापक में उत्साह और सजगता। अध्यापक को शिक्षण के दौरान उत्साही और सजग रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दृष्टि में विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुसरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। जैसा टीचर करता है कक्षा के अंदर, विद्यार्थी उनको बहुत अच्छे से देखते हैं। तो कक्षा के अंदर अध्यापक जो भी एक्टिविटी करे, जो भी क्रियाकलाप करे, वो उत्साही होने चाहिए, पाठ की तरफ प्रेरित करने वाले होने चाहिए, जिससे कि बच्चे जो हैं वो उत्साही हो जाएं और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। फिर 9वां पॉइंट है हाव भाव और दृष्टि संपर्क की प्रस्तावना के दौरान शिक्षक को चेहरे पर हाव भाव रखने चाहिए और सभी विद्यार्थियों से संपर्क रखना चाहिए, दृष्टि संपर्क रखना चाहिए, ताकि बच्चों को ये रहे कि हाँ, हमारे अध्यापक का ध्यान हमारी तरफ भी है।
अब ये हमारा निरीक्षण सूची है। जो घटक हमने पढ़े हैं वो सभी घटक हम यहाँ लिख लेंगे और इसके आधार पर हमने रेटिंग स्केल बनाया है। जब प्रशिक्षणार्थी प्रस्तावना कौशल कक्षा में करेगा तब उसने कौशल करते समय किन किन घटकों का प्रयोग किया, वो सारे घटक का यहाँ टैली लगाई जाएगी कि किस घटक का उसने न्यूनतम प्रयोग किया, किसका औसत प्रयोग किया और किस घटक का अधिकतम प्रयोग किया गया। एक उदाहरण ले रहे हैं हम प्रस्तावना कौशल का। देखिए ये कि सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड की सारी जो एंट्रीज है ये हम ब्लैक बोर्ड पे कर लेंगे और उसके बाद हम प्रश्न करेंगे कक्षा में कि भारत में मुगल शासन की स्थापना किसने की। बच्चों ने कहा बाबर ने। बाबर के बड़े पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? अकबर। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी के युद्ध के क्या कारण थे? ये समस्यात्मक प्रश्न है। ये आज का हमारा प्रकरण है जिसका बच्चों ने जवाब नहीं दिया। अब हम कहेंगे उद्देश्य कथन कि आज हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात श्याम पट पर प्रकरण लिख देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। मुझे विश्वास है कि आपको प्रस्तावना कौशल समझ में आ गया होगा। अगर यदि इससे संबंधित ज्यादातर 5 नंबर का प्रश्न आता है, अगर यदि आप इससे संबंधित प्रश्न भी आता है तो आप प्रस्तावना कौशल के प्रश्न का उत्तर लिखने में सक्षम हो गए हैं। थैंक यू।